दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात आज कही, वो बात सिर्फ गुजरात के लिए नहीं थी। वो बात कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी को चलाने के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं थी। वो बात भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले तक ही सीमित नहीं थी। और वो बात कांग्रेस पार्टी को अधिकांश राज्यों में सत्ता तक लाने की ही नहीं थी, बल्कि वो बात मूल रूप से कांग्रेस के जनाधार को उसी तरह चिरस्थायी बनाने की दिशा में आगे ले जाने के लिए एक पहला मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये बात यदि गुजरात के बाहर राष्ट्रव्यापी तरीके से उस चश्मे से यदि देखने की कोशिश की जाए तो काफी हद तक प्रासंगिक जान पड़ती है। राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के लोगों के बीच में यह बात कही कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति की बात कांग्रेस के अंदर होना या भारतीय जनता पार्टी का कथित स्लीपर सेल कहा जाना, यह बात तो लंबे समय से मीडिया में चलती रही है। लंबे समय से इसको लेकर गॉसिप होते रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा को कैसे लोग तय कर रहे हैं। सवाल कैसे लोगों के द्वारा तय किए जाने का नहीं, बल्कि कैसे लोगों को ऐसे सवालों का जवाब तय कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, वहां जाकर टिक जाती है। गुजरात में 2027 के अंत में चुनाव है। मोटे तौर पर कहें तो अभी गुजरात के चुनाव में 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। लेकिन उसके पहले जिन राज्यों में चुनाव है, यहां यदि नजर डालें तो पहला लिटमस टेस्ट बिहार का है, जहां कांग्रेस को 70 सीटें मिली और 51 सीटें कांग्रेस पार्टी ने वहां जाया कर दी थी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है, केरल जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की जद्दोजहद में है, तमिलनाडु का चुनाव है और असम जहां कांग्रेस पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा है, वहां एक चुनाव है। उसके बाद यदि देखें तो चुनाव उत्तर प्रदेश का भी आता है, फिर गुजरात हिमाचल जैसे राज्यों की बारी आती है। और जब बड़े राज्यों के चुनाव की बात होती है तो कांग्रेस बनाम भाजपा में यही देखा जा रहा है कि सत्ता कांग्रेस को मिले या भाजपा को मिले, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के बावजूद रिजल्ट नहीं दे पाती। कहां के उदाहरण से शुरू करें? चाहे वो तेलंगाना का उदाहरण देखें, चाहे वो कर्नाटक का उदाहरण देखें, और 2018-19 का यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखें, या 2024 के हिमाचल प्रदेश को भी इसमें जोड़कर देखें, तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही। कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अप्रोच चुनाव को लेकर अपनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले को लेकर जिस अप्रोच की बात होती है, वो अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत व्यवहारिक जान नहीं पड़ता। अब चूंकि राहुल गांधी ने बात तो गुजरात में कही, लेकिन पहला चुनाव जहां है हम वहीं से शुरू करते हैं। बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में क्या है? बिहार के चुनाव में एक नैरेटिव चलाया जाता है। नैरेटिव यह बनाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ पाए। पहली बात तो यह कि तेजस्वी यादव को जो फायदा मिला था वो चिराग मॉडल का मिला था, जिसके बूते वो सत्ता के करीब पहुंचे थे। और कांग्रेस पार्टी को 70 में 51 सीटों पर जो नाकामयाबी हासिल हुई थी, फेल्योर कांग्रेस पार्टी ने झेला था, उसमें राजद के बागियों का और कांग्रेस के द्वारा टिकट वितरण में कोटा सिस्टम, अघोषित कोटा सिस्टम का बड़ा रोल रहा। कभी किसी के 2 प्रदेश अध्यक्ष के आदमी, 4 अमुक महासचिव के आदमी, 5 अमुक महासचिव के आदमी, 2 उन बड़े नेता के, 4 उन बड़े नेता के नॉमिनी, और इन सब के बीच जिन्हें राजद से टिकट की उम्मीद थी, वो कई सीटों पर बागी बनकर खड़े हो गए। ये एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस पार्टी वहां आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में किसी सामाजिक समूह को नहीं जोड़ पाई जो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। 2020 में आप कह सकते थे कि बिहार में कोई जातिगत आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2025 में आंकड़े मौजूद हैं और आंकड़ों के बीच ये देखे जाने की जरूरत है कि कौन सा सामाजिक समूह संख्या बल में ज्यादा है और उस सामाजिक समूह के पास अपना जातीय नेतृत्व अब तक विकसित नहीं हुआ है, जिसे कांग्रेस पार्टी के दायरे में विकसित किया जा सकता है। एक ये सवाल है। और सीट सिलेक्शन में कांग्रेस पार्टी किस तरह की सीटों को लेना पसंद करती है? चुनाव तो गठबंधन में लड़ना है, अकेले लड़ने पर शायद 5 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को ना मिले जो हालात है।
लेकिन गठबंधन में लड़ करके कांग्रेस अपने सीटों की संख्या को 40 से 50 के बीच ले जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी तक वास्तविक बात पहुंचाए कौन? राहुल गांधी से परिस्थितियों को लेकर के, बिहार के हालात को लेकर चर्चा कौन करे? क्योंकि बिहार में राहुल गांधी का भी एक तरह से कहे तो अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, महागठबंधन के दौर में बनाते हैं तो नीतीश कुमार के प्रति वो प्रदेश अध्यक्ष झुक जाता है। बाद के दौर में बनाते हैं तो लालू यादव के प्रति प्रदेश अध्यक्ष के झुकने की कथित खबरें आती है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कमान, वो कांग्रेस का कब होगा, कांग्रेस के हित में कब देखेगा? ये सवाल बड़ा सवाल है। और उससे सामाजिक समूह कैसे साधे जाएंगे, और इन दोनों सवाल को नत्थी करके देखें तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की तमाम समस्याओं में से आधे से ज्यादा का जवाब मिल जाता है। अब चलते हैं पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो आधार हुआ करता था, यह बात बिल्कुल ठीक है कि जनता दल के उदय, मंडल कमीशन की अवधारणा के आने, यूं कहे कि वीपी सिंह के द्वारा जो खेल खेला गया, उस खेल में जनता दल तो भले बिखरा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यूपी बिहार में एक तरह से सफाया हो गया, ये सत्य है। बचा खुचा काम कमंडल ने कर दिया। लेकिन अब जो परिस्थिति है, अब मंडल भी बहुत प्रभावी नहीं रहा, कमंडल भी बहुत प्रभावी नहीं रहा। तभी तो पीडीए का नारा दिया जाता है। और जब पड़ोस के राज्य में जाति जनगणना बिहार में हो जाती है तो पीडीए ज्यादा प्रभावी रूप से सामने आता है। संविधान बचाओ का नैरेटिव भी ऊपर में जब खड़गे साहब के हाथ में कांग्रेस की लीडरशिप है, तब ज्यादा प्रभावी रूप में अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाकर जुड़ जाता है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास अपने फंडामेंटल्स पर चलने का सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश में है। फंडामेंटल्स क्या थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के? बीडीएम के बल्ले से बैटिंग। क्रिकेट में जो लोग खेलते होंगे उन्हें बीडीएम का बैट पता होगा। तो कांग्रेस के नजरिए से बीडीएम की बात करें तो वहां पर जाकर के चीजें टिकती है ब्राह्मण दलित मुस्लिम का समीकरण। आज जिस प्रकार के प्रयोग बहुजन समाज पार्टी में चल रहे हैं, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, और जिस प्रकार से संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गारंटी पर कांग्रेस के साथ साथ सपा से भी जुड़ने में दलित वर्ग के एक बड़े हिस्से ने हिचक नहीं दिखाई, तो अब इस नैरेटिव के विस्तार की जरूरत है। ब्राह्मण दलित मुस्लिम, जब ठाकुर मुख्यमंत्री यूपी में बैठा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण और दलित के समीकरण पर क्यों नहीं आगे जा सकती? ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब अंततः कांग्रेस पार्टी को ही तलाशना होगा। जब 2007 में इसी समीकरण के बूते, जो कांग्रेस का पुराना समीकरण था, बहुजन समाज पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है, स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी विधानसभा में 70-80 सीटें भी हासिल नहीं कर सकती यूपी में इस नैरेटिव के बूते? निश्चित तौर पर कर सकती है। स्ट्रेटजी सही हो, मोहरा सही हो, प्यादे सही बैठे और सह और मात के खेल में प्रबंधन की कला नेतृत्व अपने हाथ में रखे, सब कुछ संभव है। दूसरे राज्यों की बात करें, राजस्थान में अशोक गहलोत के चेहरे पर या सचिन पायलट अशोक गहलोत के साझा चेहरे पर सत्ता मिल जाती है, लेकिन वही वोटर जो राजस्थान में गैर प्रभुत्वशाली नॉन डोमिनेंट ओबीसी वोटर अशोक गहलोत के चेहरे के साथ कांग्रेस से जुड़ता है, उस नॉन डोमिनेंट ओबीसी वोटर के सबसे बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, और वही वोटर नरेंद्र मोदी के साथ चला जाता है। 2018-19 में यही हुआ था। विधानसभा में कोई और नतीजा, लोकसभा में कोई और नतीजा। मध्य प्रदेश की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था, और गुजरात में तो यूपी बिहार की तरह 1985 के बाद कांग्रेस जीती नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो राजनीति, खासकर हरियाणा और गुजरात, इन दो राज्यों की बात करें तो जो राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी की राजनीति को यदि तलाशने की कोशिश करें तो हरियाणा में जो आज की भाजपा है वो कल के कांग्रेस के समीकरणों का अनुसरण कर रही है। जब देवीलाल के खिलाफ मोर्चा संभालना होता था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी वहां गैर जाट वोटों का सबसे बड़ा चेहरा उसके पास था भजन लाल के रूप में, और कमोबेश उसी समीकरण पर यदि उसमें अल्पसंख्यक वोटों को भी जोड़ दिया जाए, जो थोड़े बहुत है हरियाणा में, तो कम से कम उसी समीकरण के आधार पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कई बार सरकारें बनाई। गुजरात में भी
चिमन भाई पटेल जो जनता पार्टी और बाद में जनता दल, पुराने कांग्रेसी भी थे, बाद में भी कांग्रेस में आए, चिमन भाई पटेल के सामने खाम समीकरण के तहत माधव सिंह सोलंकी के चेहरे के साथ जो प्रयोग किया गया, कमोबेश एक बेहद सिंबॉलिक, सांकेतिक तौर पर पाटीदार चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर रखकर और खाम समीकरण के अधिकांश वोटरों को चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर लाकर यही काम बीजेपी कर रही है। वो एक प्रभुत्वशाली पटेल चेहरा रख सकती थी, नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि मामला पाटीदार बनाम गैर पाटीदार ना हो जाए, पाटीदार बनाम खाम की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो जाए, वो काम वो नहीं करती। भूपेंद्र पटेल के रूप में एक चेहरा तो होता है जो पाटीदार तो है लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है, यानी पाटीदारों के बीच भी नाराजगी नहीं पनपने देनी है और गैर पाटीदार और मोटे तौर पर खाम समीकरण के दायरे के वोटरों को कहे, एक आध सेक्शन को छोड़ करके बाकियों को, उनको भी ये मैसेज देना है कि यहां पाटीदारों का डोमिनेंस बीजेपी ने बनने नहीं दिया है। ये समीकरण कांग्रेस पार्टी वहां कर रही है। सवाल यह है कि दिल्ली में टिकट कैसे बांटे जाते हैं। सवाल यह है कि टिकट बांटने के पहले जो स्क्रूटनी होती है वो किस रूप में होती है। आमतौर पर स्क्रूटनी कैसे होती है? आमतौर पर स्क्रूटनी जो होती है टिकट बांटने के लिए, कई टीमें अलग अलग पार्टियां लगाती हैं और जब कई टीमें अलग अलग पार्टियां भेजती हैं, सबकी रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स में किस प्रकार से नाम डाले जाते हैं, किस प्रकार से नाम को काटा छाटा जाता है, वो हर पार्टी में होता है। कांग्रेस अछूती नहीं है, कांग्रेस में भी होता है। और फिर उसके बाद वही फॉर्मूला जो बिहार में मैंने बताया, वही वहां होता है। और यही वो अवसर होता है जो बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखने वाले लोगों की तादाद कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टेट का नैरेटिव सेट करने में प्रभावी रूप से सामने आ जाती है। तो इस एलिमेंट के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, यह काम भी राहुल गांधी को ही करना होगा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ही करना होगा। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फ्लोटिंग वोटर्स को, जो मुद्दा आधारित होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, उन सबको कैसे लाया जाए, ये एक अलग सवाल है। और कांग्रेस पार्टी आज के दौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो पूरे देश में माहौल बनाने में कामयाब हुई, उस माहौल को इलेक्टोरल विक्ट्री, चुनावी नतीजों में कैसे तब्दील किया जाए, उसके लिए कैंडिडेट, प्रदेश स्तर का चेहरा, गठबंधन की बिसात और इन सब के बीच में पार्टी का नैरेटिव, ये चार चीजें होती है जिन चार चीजों को जोड़कर आज के समय में जब चुनाव एक बेहद टफ कंपटीशन बनता जा रहा है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की उस टीम से करना है जो किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकती है। लोकतंत्र को चुनाव तंत्र ही दरअसल बीजेपी ने समझ रखा है, तो उसके सामने इस तरह के बिसात से ही कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। आमतौर पर यही होता है कि अमुक व्यक्ति उस इलाके का प्रभावशाली है, पकड़ के टिकट दे दो। आमतौर पर यह होता है कि प्रदेश अध्यक्ष उसकी सिफारिश कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी सिफारिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ताकतवर हो, शायद जीत सकता हो। और आज के जमाने में सोशल मीडिया के अराइवल के बाद, उसकी पहुंच के बाद, जब इस देश में बच्चे, बूढ़े, जवान, इन सब का एक बड़ा तबका 1.5 से 2 जीबी प्रतिदिन के डेटा को सुबह शाम खत्म करने को ही एक बड़ा लक्ष्य बना चुका है, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रभावशाली है, कौन प्रभावशाली नहीं है। आज की तारीख में हर व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली वो 1.5-2 जीबी डेटा है, जिसको खत्म करने के लिए सुबह से शाम तक वो लगा रहता है। जातिवाद जरूर बढ़ा, सोशल मीडिया के आने के बाद जाति पर आधारित चुनाव जरूर बढ़ गए। और यही सोशल मीडिया जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो सांप्रदायिक राजनीति को दबाकर जातीय राजनीति को ऊपर लाने में अपनी भूमिका भी कुछ हद तक निभाता चला गया। लेकिन उस भूमिका के बाद जो आगे की परिस्थितियां हैं, उन आगे की परिस्थितियों में मुद्दा आधारित राजनीति, समीकरण आधारित राजनीति, चेहरा आधारित राजनीति, इन सब को जोड़ करके और संगठन की ताकत के बूते जब उसे चुनाव में उतारा जाएगा, सफलता तब मिलेगी। और जो बात राहुल गांधी ने कही है, ये पहली लाइन है जहां से कांग्रेस टेक ऑफ करने की दिशा में शुरुआत कर सकती है। आगे आगे देखते जाइए कि टेक ऑफ करने की दिशा में राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या बात वहीं तक टिक जाएगी या वाकई कांग्रेस पार्टी में कोई ओवरहॉलिंग जैसी चीजें होंगी। हम तो यही देखते रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग
जो कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की और महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए नेताओं की कितनी नजदीकियां रहती है। शादी विवाह में किसी के यहां जाना मैं उसे मुद्दा नहीं बना रहा, वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को बदनाम करने में जिन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई, उनके साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को एक ध्यान उधर भी रखना होगा। 99 के आंकड़े को लोकसभा में 150 तक पहुंचाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि इस देश के जो 5 बड़े राज्य हैं, जहां कम से कम 40 लोकसभा सीटें आती हैं या 40 के आसपास, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में कम से कम एक में कांग्रेस पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इस शर्त को पूरा करने के लिए राहुल गांधी कौन सा कदम उठाते हैं, खासकर तब जब इन 5 राज्यों में से 3 में चुनाव तो अगले 1 साल के भीतर में होने हैं। एक 2025 में ही होना है और 2 2026 में होने हैं। तो इस तरह के सवालों से जूझते हुए किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, देखते जाइए। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, आगे इसका अंजाम क्या होता है, राहुल गांधी क्या वाकई इस लड़ाई को मुकम्मल तौर पर, कांग्रेस की इस लड़ाई को आम जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस की ताकत में इजाफा कर पाते होंगे, कर पाएंगे तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सत्ता पक्ष में बार बार परिवर्तन होना, विपक्ष में बार बार परिवर्तन होना, यह भी बेहद जरूरी है। बिहार की तरह परिवर्तन नहीं, जहां बार बार विपक्षी बदल जाता है 6, 8, 10 महीने या 20 महीने बाद, सत्ता में एक ही व्यक्ति बैठा रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन के लिए राज्य स्तर पर बुनियादी परिवर्तन जरूरी है। कांग्रेस कितनी तैयार है, यह देखा जाना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।